Dear students, you are most welcome in Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. I am Santosh Pandey from Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir Inter College, Civil Lines, Prayagraj. Today we are find the model paper of class 9th. आज हम लोग क्लास 9th के विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, स्वागत है एक बार आप सभी का। जो साइंस का पेपर होगा नए मॉडल के अनुसार, यूपी बोर्ड का जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके अकॉर्डिंग इस साल से साइंस का पेपर चेंज हो गया है। तो क्या होगा पेपर में, कैसे आ सकता है पेपर, इसी बात को जानने और समझने के लिए आइए शुरू करते हैं साइंस का मॉडल पेपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेपर आपका 3 घंटा 15 मिनट का होगा और इसका मैक्सिमम मार्क वही 70 होगा। नोट्स कुछ लिखे मिल सकते हैं आपको। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन योर गुड हैंड राइटिंग। फर्स्ट 15 मिनट्स आर फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरू के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए हैं। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ए बी सी एंड डी। पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो ए होगा उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पे हैं उसका आंसर आपको OMR सीट पर देना होगा। ये चेंजिंग आई है, बहुत बड़ी चेंजिंग है ये। यूपी बोर्ड के जो मॉडल पेपर है उसमें ये बहुत बड़ी चेंजिंग आई है। अभी तक कभी भी क्लास 9th में OMR सीट पर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं लिया जाता था, लेकिन इस बार से OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिया जाएगा। तो पहला 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और उसके आंसर को आपको OMR सीट पर देना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इससे लाभ क्या होगा? बोर्ड का जो बेनिफिट है, बोर्ड का जो कहना है कि आने वाले जितने भी कंपटीशंस हैं उन सब कंपटीशंस में अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं और उसको OMR सीट पर ही लिखना होता है, भरना होता है। तो हमारा विद्यार्थी क्लास 9th से ही कंपटीशन की तैयारी में लग जाता है, लेकिन उसको इंटरमीडिएट के बाद OMR सीट भरना सिखाया जाता है, जो कि उसके लिए नुकसानदायक होता है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए कि आपको नुकसान न हो, आप शुरू से ही ट्रेंड रहें, OMR सीट पर क्लास 9th से ही 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 32 तक डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, जिसमें बी, सी और डी पार्ट्स में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा पार्ट ए। पार्ट ए में कुल 20 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, बोथ मीडियम के स्टूडेंट्स देखते रहते हैं, इसलिए हमने पेपर्स को तो इंग्लिश में टाइप किया है और समझाएंगे भी इंग्लिश और हिंदी मिला करके दोनों में। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा। यूपी बोर्ड का कोई भी मीडियम होगा उसमें नो प्रॉब्लम, नो डाउट। जो विद्यार्थी इस पेपर को सॉल्व कर लेगा, मेरा चैलेंज है 80% मार्क्स उसको मिलने वाले हैं। तो 80% के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए 1 घंटे तक। इस 1 घंटे में हम पेपर भी देंगे और उसका शॉर्ट फॉर्म में सलूशन भी देंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है? हम सब जानते हैं वाटर द्रव्य है, हीट ये एनर्जी है, स्टील ये भी मैटर है, और केरोसिन मिट्टी का तेल। स्टील को आप सब जानते हैं, स्टील के बर्तन का उपयोग तो बहुतायत कर रहे हैं इस समय।
तो स्टील का उपयोग हम सभी कर ही रहे हैं। केरोसिन मिट्टी का तेल द्रव्य है, वाटर पानी है द्रव्य है, लेकिन हीट जो है यह एक एनर्जी है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। और हम बी विकल्प को ओएमआर शीट पर जा करके काला करेंगे। ओएमआर शीट में ऐसे विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन नंबर पड़ा होगा 1 और यहाँ पड़ा होगा ए बी सी और डी। ये गोला गोला होगा, इसी गोले में हम बी वाले में जाएंगे और बी वाले को पूरा पूरा काला कर देंगे, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन क्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ऊर्ध्वपातन के लिए अब देखेंगे हम कॉमन साल्ट, साधारण नमक, इसको हम सभी घर में खाते हैं हमेशा, ये तो उड़ता नहीं। सैंड बालू मकान बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयोग में आता है, ये कभी उड़ता नहीं अपनी मर्जी से। हाँ, आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप खुला छोड़ दें तो वो उड़ जाता है। तो और इधर है कोयला, कोयले को आप जहाँ भी रख देते हैं पड़ा रह जाता है, तो कोयला भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये आयोडीन नाम का जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है और इसमें हीट करेक्ट हो गया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड बाय। तो रेड और ब्लू इंक का मिक्सचर हो गया किसी कारणवश और उसको हमको सेपरेट करना है। तो रंगों को सेपरेट करने की केवल एक विधि है, हम सबका अर्थ भी पहले जान लेते हैं। डिस्टिलेशन पहला विकल्प दिया गया आपके लिए। डिस्टिलेशन माने होता है आसवन। आसवन या डिस्टिलेशन इज नॉट ए प्रोसेस बाय सेपरेटिंग द कलर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हिंदी में इसको आंशिक आसवन कहते हैं। इट इज नॉट अ मेथड। दैट इज द फिल्ट्रेशन, छानना। इट इज नॉट अ मेथड फॉर सेपरेटिंग रेड एंड ब्लू इंक। एंड लास्ट द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसमें हम रंगों को अलग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। अब पहले टिंडल इफेक्ट जान लेना होगा। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट जब प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, किसी पार्टिकल से टकराकर और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो पार्टिकल चमकदार दिखाई पड़ता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा पदार्थ है। साल्ट सॉल्यूशन, नमक का विलयन, ये हो नहीं सकता। कॉपर सल्फेट, दैट इज नॉट। स्टार्च सॉल्यूशन, इट इज आल्सो नॉट। द बी इज मिल्क। तो कौन सा सही होगा इसमें भैया? मिल्क। तो दूध ऐसा है जो टिंडल इफेक्ट को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। द वैलेंसी ऑफ Fe इन FeSO4 इज। अब FeSO4 में, FeSO4 क्या है? फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट में पहले सल्फेट की वैलेंसी देख लेंगे। सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। अगर ये आपको ये लर्न है तो Fe की वैलेंसी अपने आप +2 हो गई। अगर लर्न नहीं है तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, और ऑक्सीजन का 4 होगा। 4 ऑक्सीजन ले लेंगे, सल्फर के साथ बैलेंस कराएंगे तो -2 आएगा चार्ज ये। और इस प्रकार से इसकी जो वैलेंसी आएगी वो आएगी क्या? 2। ठीक है, समझ में आ गया इतना क्वेश्चन? आगे बढ़ें तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 287 क्या है? 2 है, 8 है और 7 है। तो ऐड कर लीजिए दोनों को।
तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2, 8 और 7, 2, 8, 7 कितना हो गया, 8, 2, 10, 7, 17, तो कितना आ गया ये, 17 आ गया। तो एटॉमिक नंबर मिल गया हमको 17। अब देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 17 नहीं होता। फास्फोरस, इसका भी नहीं होता, 15 होता है इसका। क्लोरीन, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है भैया, वो 17 है। तो इसमें क्लोरीन करेक्ट हो गया। ठीक है। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो। गाल्जी कॉम्प्लेक्स, नो। न्यूक्लियस, यस, इन द न्यूक्लियस there are chromosomes are present, in vacuole no। तो इसका उत्तर क्या सही हो गया, न्यूक्लियस सही हो गया। केंद्रक कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। समझ में आ रही है बात, तो ठीक प्रकार से जहां कोई प्रॉब्लम होगी वहां क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। द एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन इज कनेक्टेड टू अनदर बोन। देखेंगे, लॉन्ग बोन कनेक्टेड टू अनदर बोन, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कहता है बोन कनेक्टेड विथ बोन, क्या कर रहा है, बोन कनेक्टेड विथ बोन। तो किससे कैसे कनेक्ट हो जाता है भैया, एक क्वेश्चन पहला दे दिया लिगामेंट, दूसरा दे दिया टेंडन, चौथा दे दिया कार्टिलेज, और चौथा क्या दे दिया, कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा सही है इसमें, इसमें हो जाएगा लिगामेंट, लिगामेंट करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। 3 चीजें हैं, क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन कह रहा है, नॉमेनक्लेचर कह रहा है, और क्लासिफिकेशन कह रहा है। तो क्लासिफिकेशन कहाँ पढ़ते हैं, सीधा सीधा उत्तर है मॉर्फोलॉजी में तो हम बाह्य आवरण को पढ़ते हैं, इकोलॉजी में हम पर्यावरण पारिस्थितिकी को पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी ही एक ऐसा है जो हमारे लिए यहाँ करेक्ट बैठता है, क्योंकि फाइटोजियोग्राफी तो है ही नहीं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। द यूनिट ऑफ एसिलरेशन इन एसआई सिस्टम। देखिए सिस्टम दे दिया गया, एसआई सिस्टम, सिस्टम कितने हैं यूनिट के, 4। एमकेएस कौन कौन से हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एसआई क्या है, एमकेएस का डिस्क्रिप्टिव रूप है। तो इसमें क्या आंसर होगा भैया, आंसर थोड़ा सा देख लेंगे, मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स 1, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1, और न्यूटन मीटर इनवर्स 1 किसका है, एसिलरेशन का। एसिलरेशन का आंसर क्या होना चाहिए, हम सब जानते हैं क्या आंसर होना चाहिए भाई। इसमें से देखिए मीटर सेकेंड, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये क्या हुआ है, ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ -2 चार्ज अगर होता तो आपका करेक्ट हो जाता। न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसको क्या लिखते हैं, और इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकाला आपने, एसिलरेशन इक्वल होता है, देखिए चेक कर लेते हैं, एसिलरेशन इक्वल होता है v माइनस यू अपान टी, इसको हम लिख देते हैं डेल्टा v अपान डेल्टा टी। ठीक है। v मीन्स होता है वेलोसिटी, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम और लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स 1, और समय के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंड।
तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन कैसे सॉल्व किया हमने, मीटर अपान सेकेंड इंटू सेकेंड, तो हो गया मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। इसको ऊपर ले गए तो हम दो प्रकार से इसको लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो कौन सा विकल्प सही हो गया बेटा, इसमें विकल्प सही हो गया हमारा ये विकल्प नंबर ए करेक्ट हो गया, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 आपने तो चेक कर लिया वहां से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक, अ बॉडी, क्या क्वेश्चन कर रहा है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, कैसे पाथ पर मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। ये सर्कुलर पाथ है और इस पर एक बॉडी मूव कर रही है। मान लीजिए बॉडी यहाँ है तो ये मूव करेगी ऐसे ऐसे, ये करेगी ना, ये बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पर। अब क्या कर रहा है, इसका रेडियस आर है, क्या है इसका रेडियस, इसका रेडियस आर है। तो कह रहा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, एक चक्र पूरा होने के बाद, एक चक्कर वो पूरा करेगा तो उसका क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है आप सभी जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है भैया, द लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। क्या होता है, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अब ये शुरू हुई, मान लीजिए पॉइंट नंबर ए से शुरू किया था इसने, फिर कह रहा है कि ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो ए से चला होगा तो ए पर आ गया होगा ना, तो पॉइंट ए माइनस ए तो क्या निकलेगा बेटा, 0 निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। डिस्टेंस तो होगा, डिस्टेंस तो ये पूरा कवर करेगा, डिस्टेंस के लिए है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसका आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया 0। क्योंकि जो वस्तु जहां से चली अगर उसी बिंदु पर फिर चल करके पहुंच गई तो उसका फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों समान है, और दोनों समान है तो क्या है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ये तो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन हो गया ना कि हमने एक गेंद को और तबीयत से खूब ऊपर की ओर उछाल दिया और फिर वो गेंद, क्वेश्चन क्या बनाया, वो बॉल ऊपर की ओर गई, कितना गई, 100 मीटर, और फिर नीचे आई और हमारे हाथ में आकर के फिर कैच हो गई। फिर मैंने पूछा कि बेटा कितना, इसने कितना दूरी तय की, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप कहेंगे भाई 200 मीटर। सर जी कितना, 200 मीटर, 100 मीटर गई 100 मीटर आई, लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पता चला जहां से चली थी वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, सीधा सीधा। हाँ, तो वही क्वेश्चन इसमें है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो बिल्कुल एकदम एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिल रहे हैं और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 11 नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे समझ में आ गया द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। देखो बेटा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम पूरे बुक्स को इसी में समराइज कर लिया जाता है। अब जो पेपर आएगा, जो 20 क्वेश्चंस होंगे, वो पूरे बुक को समराइज कर लेंगे और आपको कितने इनिशिएशन पॉइंट्स मालूम हैं
वो उसमें देंगे। 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 7 क्वेश्चन रहेगा उसमें फिजिक्स का, और 7 क्वेश्चन रहना है बायोलॉजी का। कितने का हुआ? 20, 7 दूनी 14, 6 20, 7 + 7 + 6 = 20। तो 20 मार्क्स से आने हैं, वो फॉर्मेट हमने यहाँ लागू किया है। द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स को किससे दिखाया? कैपिटल एफ से, और चेंज इन मोमेंटम को किससे दिखाया? कैपिटल स्मॉल पी से। तो आप सब जानते हैं इसका रिलेशनशिप क्या होता है, ये तो होगा नहीं एफ इंटू डेल्टा पी अपॉन इक्वल डेल्टा टी। दूसरा ऑप्शन दिया है एफ इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल 0। तीसरा ऑप्शन दिया है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल एफ, और चौथा दिया है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी। तो कौन सा सही होगा, कौन बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, आप सबको मालूम होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है ये। तो क्वेश्चन कौन सा सही है भाई? तो इसमें क्वेश्चन सही है सी। क्या क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन सही है बेटा सी, ये वाला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल एफ, या इसको हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या क्या कहते हैं इसको, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ओके। अब बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज P1 एंड फ्रेश वाटर इज P2। करेक्ट रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2 इज, कह रहा है समुद्र के जल का घनत्व तो P1 है, और फ्रेश वाटर साफ पानी का घनत्व जो है वह P2 है। तो इसमें से इन चारों में से इनके लिए, इनके घनत्व का रिलेशनशिप बताने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, P1 और P2 में कौन सा रिलेशन सही होगा? तो आप सिंपल सा आइडिया है, आप बिल्कुल जान जाएंगे इसको कि समुद्र के पानी में लवण पाया जाता है, होता है ना, और सामान्य जल में जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा जल है, उसमें, उसको तो हम सभी पीते हैं, उसमें तो लवण की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। तो सामान्य जो पानी है उसका घनत्व तो कम होगा, और जो समुद्र के पानी का घनत्व है, सी वाटर डेंसिटी है, वो अधिक होगा। तो क्या सही हो जाए इसमें ऑप्शन? ये ऑप्शन बी वाला सही हो गया। P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज लेस देन P2 एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा दूसरा विकल्प सही है, P1 इज ग्रेटर देन P2। मैं बार बार फिर कह रहा हूं, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आप 80% अपने साइंस बुक को सॉल्व कर चुके होंगे, तो 80% नंबर तो मिलना ही तय है ना, इसलिए पेपर को देखना जरूरी। तो 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। फॉर द मैक्सिमम वर्क एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फॉर द मैक्सिमम वर्क, अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा। तो बल और विस्थापन के बीच 3 प्रकार के, 4 प्रकार के कोण हो सकते हैं, जैसा कि इन्होंने लिखा है यहां पर, 4 प्रकार के कोण हो सकते हैं ना। कौन कौन से? एक तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां है तो बल इस दिशा में लग रहा हो, ये एफ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि एफ हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इस पर ऐसे भी एफ लगा सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा हम कह सकते हैं कि यहां से भी कहीं से बल लगा सकते हैं इस पर, इसको हटाना यहां तो। और चौथा क्या हो सकता है? चौथा इधर से भी बल लग सकता है इसको हटाने के लिए। तो ये 4 प्रकार से इस पर बल लग सकता है।
तो अब अगर इस प्रकार से बल लगता है और ये बस ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड होकर के धीरे धीरे डिस्प्लेस होकर के यहां पहुंच जाती है, तो यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री और इस दशा में मैक्सिमम वर्क होगा। इस दिशा में अगर मान लीजिए यहां से हम लगाते हैं तो ये 45 डिग्री लमसम होगा, तो 45 डिग्री में आप एंगल से लगाएंगे तो कम वर्क होगा। ये कौन सा एंगल होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। अब 90 डिग्री पर तो बिल्कुल वर्क नहीं होगा और अगर 180 डिग्री पर फोर्स लगाते हैं तो कोई मतलब नहीं, वो विपरीत दिशा में वर्क होने लगेगा। हम यहाँ तक गए थे और हमको फिर ढकेल के पीछे कर दिया गया ना, तो हमको मैक्सिमम वर्क करना है तो 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अ मशीन डज 200 जूल वर्क, वर्क कितना है, वर्क है 200 जूल इन 8 सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम है 8 सेकेंड। तो द पावर ऑफ मशीन विल बी, पावर निकालना है तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। तो हम लगा दिए भैया P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। अब 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करिए कितना होगा, 8 2 जा 16 तो 440 और 8 5 जा कितना हो गया, 8 5 जा 40, तो 25 जूल पर सेकेंड। आंसर क्या बनता है, 25 जूल पर सेकेंड बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 25 जूल सेकेंड इनवर्स 1, या इसको लिख सकते हैं 25 वाट। क्या लिख सकते हैं बेटा, 25 वाट। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं ना। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 25 जूल तो यहां कह रहा है लेकिन ये तो है नहीं क्योंकि उसमें सेकेंड भी है। 200 वाट है ही नहीं, 1600 वाट किसी कीमत पर नहीं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। द रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज 1:4। द रेशियो ऑफ दियर फ्रीक्वेंसीज विल बी, हमको क्या निकालना है भैया, फ्रीक्वेंसीज निकालना है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब जरा फार्मूला को चेक कर लीजिए कौन सा फार्मूला होगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है, तो फार्मूला लगने वाला है V इक्वल एन लेमडा। क्या फार्मूला लगने वाला बेटा, V इक्वल एन लेमडा लगने वाला है। V इक्वल क्या लगने वाला भाई, एन लेमडा। अब इसमें V तो है नहीं, एन और लेमडा है, तो पहले वेवलेंथ के लिए n1 लेमडा 1, दूसरे के लिए n2 लेमडा 2, और चूंकि v1 इज इक्वल टू v2 किया आपने तो n1 लेमडा 1 इक्वल n2 लेमडा 2 हो जाएगा। और जब n1 बाई m2 करेंगे तो यो लेमडा 2 बाई लेमडा 1 हो जाएगा। और इसमें दिया हुआ है लेमडा 1 है 1 और लेमडा 2 है 4, तो n1 इज टू n2 इक्वल हो जाएगा 4:1। तो ऑप्शन समझ में आ गया, ऑप्शन तो समझ में आ गया होगा ना, ये यहां है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। वायरसेस विल कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, ऐसा वायरस जो हेपेटाइटिस को जन्म देता है वह किसके द्वारा ट्रांसमिट होगा, संचरित किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा संचरित होगा भाई ये, तो एयर नो, फूड नो, पर्सनल कांटेक्ट नो,
बाय हाउ इट विल ट्रांसमिटेड, बाय वाटर. व्हाट इज द आंसर? करेक्ट आंसर. स्वागत है दोस्तों आपका साइंस के मॉडल पेपर के लिए. क्लास 9th के साइंस के मॉडल पेपर में आज ये दूसरा पार्ट. फर्स्ट पार्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देख लिया था. आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 से फिर से शुरू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट? निम्नलिखित में से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है? तो बेटा कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है? इसमें एयर, सॉइल, प्लांट, वाटर 4 ऑप्शन दिया हुआ है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होने वाला है प्लांट्स. प्लांट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है, जैव घटक. बायोटिक कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? जैव घटक. निम्नलिखित में से कौन सा जैव घटक है? लिविंग्स कौन सा है? तो एयर नहीं है, सॉइल नहीं है, वाटर नहीं है, प्लांट्स है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम. ओजोन लेयर हम सबको सुरक्षित करती है. किससे सुरक्षित करती है? फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, फ्रॉम विजिबल लाइट, फ्रॉम इंफ्रारेड, फ्रॉम नन ऑफ दीज. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज. और क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इसमें से कौन एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है? तो राइस, मिलेट्स, फ्लैक्स ये सब हैं. ये ग्राम हमारा जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है. ये किसका स्रोत है? ये सोर्स है प्रोटीन का. आइए पार्ट बी की ओर चलते हैं. पार्ट बी में केमिस्ट्री शुरू हो रही है. हमने जो यहाँ मॉडल पेपर लिया है वो अकॉर्डिंग टू बुक लिया हुआ है. बुक में पहले केमिस्ट्री दिया हुआ है, फिर बायो है, फिर फिजिक्स है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ मॉडल पेपर बनाया है. मे बी एग्जाम में पहला पार्ट फिजिक्स का हो सकता है, दूसरा केमिस्ट्री का हो सकता है, लास्ट में बायो जा सकता है. तो बहुत दिक्कत होने की बात नहीं है. मार्क्स उतने ही होने चाहिए. आइए तो केमिस्ट्री के पार्ट में चलते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा है डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन में हम आ गए हैं. और इसमें पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है हमारा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग? इवापोरेशन मीन्स क्या होता है? इवापोरेशन मीन्स इवापोरेशन मीन्स होता है वाष्पन. क्या होता है? वाष्पन. ये हमारा इवापोरेशन मीन्स वाष्पन, और बॉइलिंग मीन्स क्वथन. इन दोनों में से क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो इवापोरेशन यानी वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है, और बॉइलिंग की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है. इवापोरेशन क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग के लिए अलग से हीट देना पड़ता है. तो इसमें हमको 5 डिफरेंस हम दे सकते हैं. इवापोरेशन किसी भी सोर्स में ऊपरी तल पर होता है, और बॉइलिंग क्रिया नीचे से, द्रव में नीचे से प्रारंभ होती है. तो ये डिफरेंस है इवापोरेशन और बॉइलिंग में. ये 2 नंबर क्वेश्चन है. 2 आंसर इसमें 2 ऑप्शन दे देंगे आप, 2 आंसर दे देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा. डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सबसे पहले हमको जानना चाहिए लैटेंट हीट क्या है. व्हाट इज लैटेंट हीट? व्हाट इज लैटेंट हीट? तो लैटेंट हीट के लिए द चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर बिसाइड्स गेनिंग द टेम्परेचर्स. अर्थात ताप बढ़ाए बिना अवस्था परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लैटेंट हीट कहते हैं. अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है?
लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट मीन्स गुप्त उष्मा, और गलन की गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स गलन की गुप्त उष्मा। और गलन की गुप्त उष्मा क्या है? तो वह निश्चितता, वह ऊर्जा जो किसी ठोस पदार्थ को बिना ताप बदले द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर दे, वह उसकी गुप्त उष्मा होगी। कैसी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वह उष्मा जो किसी पदार्थ को बिना ताप बदले ठोस से द्रव में बदल दे, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्व कर दीजिए इसको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको, परसेंटेज में आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो रहा है? 20 ग्राम सॉल्यूट है इसमें और 200 ग्राम ऑफ वाटर है, तो हो जाएगा 220 ग्राम। ओके, अब 220 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट ऑफ, या मास आप यहां लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 20 अपॉन 220 इंटू 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका परसेंटेज में आपका सॉल्यूशन ये कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है। यह क्वेश्चन कहता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था? सबसे पहले जे.एल. प्राउस्ट ने कब दिया था इसको? 1799 में। किसने दिया? जे.एल. प्राउस्ट ने। कब दिया? 1799 में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया उन्होंने। और ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार का है? तो 5 प्रकार का, यहां 2 आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला हो गया। और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 2 लॉ हैं और प्रत्येक लॉ को डिफाइन करना है, एक एग्जांपल दे देना है। 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 24 में आ जाइए। व्हाट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम? क्या क्वेश्चन कहता है? व्हाट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, या रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं आप इसको। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी आप कह सकते हैं। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था बेटा? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था। और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड साहब ने क्या दिया था? परमाणु के नाभिक के बारे में खोजा था ना। वो ये वाला डायग्राम ऐसे बना करके यहाँ से पार्टिकल्स ऐसे निकल जाते हैं, अल्फा कण ऐसे निकल जाते हैं, एक पार्टिकल ऐसे निकल जाता है और ये पार्ट यहाँ पर होता है, तो इसको क्या कहा गया?
न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये सोल्यूशन यहां पर देना है, उसका लिमिटेशंस भी दे देंगे आप तो अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर अगले की। इसमें 24 में ये 2 + 2 = 4 मार्क्स का है, और अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो हो सकता है आपके पास आ जाए कि राइट 60 नोट्स। तो 60 नोट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है और दे सकता है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स एनी 4। हमने जो लिया है एटॉमिक नंबर है आपके पास, एटॉमिक नंबर को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, आइसोटोप्स कर सकते हैं, ऑक्टेट रूल आपसे पूछा सकता है, वैलेंसी है, एवोगाड्रो नंबर है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप सभी कर लेंगे इसको, बहुत इजी है ना। ओके, तो ये आपको कर लेना चाहिए। अब हम बात आएंगे पार्ट सी में। पार्ट सी बायोलॉजी का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ न्यूक्लियस विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो न्यूक्लियस का एक डायग्राम बना दीजिए, न्यूक्लियस का एक डायग्राम बना दीजिए बेटा यहां पर। ठीक है, न्यूक्लियस का एक डायग्राम बना दें ऐसे छोटा सा। देखिए मैं जल्दी से बना देता हूं, बहुत इजी है एकदम, बिल्कुल इजी। और इसमें क्रोमोसोम्स दिखा दीजिए। क्या दिखा दें इसमें हम? क्रोमोसोम्स ऐसे दिखा दें, देखिए। और एक जगह इसी में हमको न्यूक्लियोलस दिखाना है। क्या दिखाना है इसमें? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोप्लाज्म भी दिखाना है हमको। क्या दिखाना है इसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे डॉट डॉट करके न्यूक्लियोप्लाज्म दिखा देंगे। ठीक है, तो ये वेल लेबल्ड डायग्राम हो गया हमारा, और हम इसको रिफाइन कर देंगे। ठीक, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 25 हो गया हमारा। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में कोई 4 अंतर लिखिए और 4 नंबर ले लीजिए। अंतर जल्दी जल्दी सुन लीजिए। ये हो गया हमारा आरबीसी और ये हो गया डब्ल्यूबीसीज। तो हमारा टेबल बना लेंगे जल्दी से आप इसमें, और इसमें लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डाल देंगे डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज। और आरबीसीज में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ये ऑक्सीजन कैरिंग पार्टिकल्स है। ये क्या है? ऑक्सीजन कैरी पार्टिकल्स। ये क्या डब्ल्यूबीसी क्या है बेटा? ये फाइट टू इन्फेक्शंस, या फाइट टू किससे लड़ जाता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ लेता है। तो ये एक तरह से एंटीबायोटिक्स का काम कर जाता है। दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे इसमें, क्या अंतर ले सकते हैं? ये छोटा होता है, स्मॉलर होता है। क्या होता है? छोटी साइज का होता है, और ये बड़ी साइज का होता है, इसकी साइज लार्ज होती है। तीसरा अंतर क्या हो सकता है? बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको। ये कंटेन हीमोग्लोबिन्स, ये हीमोग्लोबिन के साथ रहता है, हीमोग्लोबिन इसमें जुड़ा रहता है। और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ा रहता, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जुड़ा रहता है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट हो सकता है कि आरबीसी की जो लाइफ होती है वो ज्यादा दिन होती है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसीज का। डब्ल्यूबीसीज की लाइफ बहुत कम होती है। और पांचवा अंतर हो सकता है नंबर ऑफ आरबीसीज, एक लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ ब्लड में नंबर ऑफ आरबीसीज की मात्रा क्या होती है? वो अधिक होती है अपेक्षाकृत डब्ल्यूबीसी के। ठीक बात, तो समझ में आ गया? हाँ, आगे थोड़ा बढ़े। ये डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अंतर आप सभी कर लेंगे। आप सब मेरिटोरियस हैं, अच्छे हैं, सब कर लेंगे। अब बात करेंगे हम डिस्क्राइब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोई बता सकता है क्या? R.H. वी टेकर ने। किसने? R.H.
वी, बता दीजिए स्पेलिंग जल्दी से, टेकर। आर एच वी टेकर ने सबसे पहले क्या बताया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, इसमें पहला किंगडम था मोनेरा का। पहला किंगडम क्या था बेटा, मोनेरा। दूसरा किंगडम क्या है, तो प्रोटिस्टा है। तीसरा किंगडम क्या है, तीसरा कोई बता सकता है, जल्दी बताइए। इसको कुछ लोग फंगी कहते हैं, कुछ लोग फंजाई कहते हैं। और चौथा क्या था, चौथा बिल्कुल सिंपल, चौथा था प्लांटी। क्या था, प्लांटी। और पांचवा क्या था बेटा, एनीमेलिया। पांचवा क्या था, एनीमेलिया। ये 5 जगत वर्गीकरण है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 पॉइंट्स हो गए, एक एक लाइन के बारे में लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। व्हाट आर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। क्या क्वेश्चन कहता है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोग्राम हमारे नजदीक के हेल्थ सेंटर पर चलता है। तो बहुत प्रकार के टीकाकरण होते हैं ना अपने यहाँ नजदीक के सेंटर पर, जो पीएचसी है, सीएचसी है, आशा बहुएं हैं और एएनएम्स हैं, जीएनएम्स हैं। ये क्या करती हैं, गांव गांव में प्राइमरी स्कूल पर जाकर बहुत सारे प्रकार के टीकों का संचालन करती हैं। जैसे पोलियो का ड्रॉप्स अभी पिलाया गया था, चल ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। कौन सी महामारी थी भैया, कोई बता सकता है, हैं? कौन सी महामारी थी जिसका प्रभाव अभी चल रहा है, चाइना से चली, नाम दिमाग में सर्च करिए, और उसका टीका लगाया गया, बूस्टर डोज भी लगाया गया, और आज क्या है स्थिति, बिल्कुल ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के टीकों का, काली खांसी है और जो है मलेरिया रोग है, तमाम प्रकार के चीज़ों के प्रति, तमाम प्रकार की बीमारियों के प्रति अनेक प्रकार की हमारे शरीर में दवाइयाँ दे करके हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाता है। तो ये हो गया, विच आर दीज डिजीज आर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया। आपके एरिया में इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है, ठीक है। अब हम आ जाइए इसके ऑप्शनल क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा वाले में क्या है भैया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 को लिख देना है। बायोलॉजिकल साइकिल्स दिया हुआ है, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स दिया हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने दे दिया है, क्रॉप रोटेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर है। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। 4-4 लाइन का लिखें, 1.5 नंबर लेकर के, और पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। लास्ट 2 चैप्टर्स में ये क्वेश्चंस लास्ट 2 चैप्टर से लिए गए हैं, वहां जाकर के आप इसको सोल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। पार्ट डी में आप आ जाएंगे। पार्ट डी हमारा है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं हम, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर आ रहे हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी यू कितना दे दिया है बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना दे दिया बेटा, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन हाउ मच टाइम विल इट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड।
तो फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और कहता है कि हाउ मच टाइम, तो टी फाइनल कर लीजिए अब इसमें। तो देख लीजिए u दिया है, a दिया है, v दिया है, t दिया है, क्या निकल सकता है इसमें। तो इक्वेशन से आप मोशन लगा दीजिए फर्स्ट, v इक्वल u प्लस ए टी आप लगा दीजिए तो इसी से निकल जाएगा, या एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होगा t इक्वल वी माइनस यू अपान ए। बस डायरेक्ट देखिए आंसर आ गया कि नहीं, 20 माइनस 6 अपान 2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम 14 अपान 2 और 2 7 जा 14, तो 7 और t मीन सेकेंड समय है, तो 7 सेकेंड आ गया आंसर आपका फट से। इस प्रकार से आप जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, हमारे 30 पर आ जाते हैं डायरेक्ट। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन इट विथ द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। तो क्या करें हम बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ले लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताना है बता दीजिएगा तो हमको। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दो लाइन एंटी रिएक्शन हैज इन सेम प्रपोर्शन ऑफ द रिएक्शंस। बस इतना लिखना है, प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में परंतु समान परिमाण में प्रतिक्रिया भी होती है। बस इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। 2 एग्जाम्पल आप दे दो बेटा खट से इसके लिए और आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। कितना इजी है ये। क्या करेंगे हम, अरे रॉकेट का उदाहरण दे लीजिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। रॉकेट लॉन्च होता है तो नीचे की ओर ऊष्मा निकलती है, ऊपर की ओर रॉकेट चला जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया खट से। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। राइट ओनली 4 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन। मास एंड वेट में 4 डिफरेंस आपको लिख देने हैं और पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाने वाला है। तो लिख लेंगे इसको, तो बहुत दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 में। किसमें आ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अ कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम। मास कितना हो गया बेटा, 1500 किलोग्राम, ठीक है। इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। क्या कर रही है, रनिंग कर रही है, और क्या रेट से रनिंग कर रही है बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर की रेट से रनिंग कर रही है। तो सबसे पहले 100 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यहाँ किलोग्राम में दिया है। ये तो एमकेएस में दिया हुआ है और ये दे दिया है एसआई में। पहले कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करें हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। कैसे, 1 किलोमीटर इक्वल 1000, 50 इंटू 1000 मीटर हो गया अपॉन हाउ मेनी सेकेंड्स in 1 hour. There are how many seconds in 1 hour? 60 into 60. There are 60 minutes in 1 hour and 60 seconds in 1 minute. Then 60 into 60. और इसको जब सिंपल करते हैं ना बेटा, देखिए 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, तो 50 इंटू 5/18 आ गया ना। वही काम मैंने बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगाया जाता है, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। तो डिफरेंस क्या हो जाता है, ये 25 मीटर चल करके रुक जाती है। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। फोर्स निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप,
पहले तो आपको फोर्स निकालने के लिए फोर्स बार इक्वल क्या होता है, फोर्स इक्वल एम इंटू यस होता है, लेकिन यम भी दिया है और यस भी दिया है। फिर क्या करेंगे आप, यहां वर्क अपॉन टाइम का फार्मूला लगा दीजिए, W बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला लगा करके और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं है एकदम बिल्कुल। तो इसमें वर्क अपॉन टाइम का फार्मूला लगा देंगे और आपका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। आइए राइट शॉर्ट नोट्स। अब अगर ये भी क्वेश्चन आपको करने का मन नहीं कर रहा तो क्या करें, तो आप आ जाइए शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, कोई 4 कर दीजिए। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अंतर लिख दीजिए, या टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स ऑफ द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ लिख दीजिए, या डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी कर दीजिए, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दीजिए, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर दीजिए। हिंदी में क्या सुनेंगे, अनुप्रस्थ और अंदर तरंग में अंतर। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों के प्रकार, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम इसमें लिखा जाएगा बेटा। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को कर लीजिए या केवल इसको कर लीजिए और सॉल्यूशन आप फाइंड कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल पेपर है, अगर आप इसको बढ़िया से सॉल्व कर पाते हैं तो आपके लिए मिनिमम 80% की मैं गारंटी ले रहा हूं। आगे कितना होगा, हो सकता है 100% भी हो जाए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, विद्या भारती के काशी प्रांत के YouTube चैनल के साथ आप जुड़े, आपने अपना भी लाभ उठाया और आपने हमारा सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।